हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। वेलकम टू बिटीट्यूड। हमने डाटा अरेंजमेंट सीरीज़ के सबसे पहले लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा कि डाटा अरेंजमेंट या तो पजल्स एग्जैक्टली होता क्या है, किस टाइप की पजल्स आती है। तो हमने वो जो टाइप्स थे उसको अलग अलग 7 कैटेगरीज में डिवाइड भी किया, जिससे कि हम हर एक क्वेश्चन को समझ पाए और हर एक के फॉर्मेट हमारे लिए ईजी हो जाए। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर यानी कि बेसिक मेथड्स के लेक्चर में ये भी देखा कि ये जो हर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने की बेसिक मेथड है क्या। हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हर एक टाइप के, जिसको हमने उन मेथड से सॉल्व किया, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस एकदम बन चुका है। तो अब हम कॉन्फिडेंट तो है, अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एक प्लान ऑफ एक्शन, है ना। बिफोर वी रियली एक्ट अपॉन इट, हमें चाहिए एक प्लान यानी कि स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो मेरे 15 साल के पढ़ाने का एक निचोड़ है। मैंने ये देखा है 15 साल के अंदर कि स्टूडेंट्स कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, कहाँ पे उनसे मिस्टेक्स हो जाती है, वो जो जनरल पिटफॉल्स है वो कौन से, या तो फिर स्टूडेंट्स क्या नहीं सोच पाते, कहाँ पे क्या सोचने की ज़रूरत होती है जो कि वो नहीं सोच पाते। तो ये जो 6 स्ट्रेटेजीज मैं आपको देने वाला हूँ, ये स्ट्रेटेजीज को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेटा अरेंजमेंट का कितना भी टफ क्वेश्चन हो हम उसको यू सॉल्व कर देंगे। सो ऑल दिस स्ट्रेटेजीज coming up now. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं इन स्ट्रेटेजीज को वन बाय वन। वैसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई चैप्टर वाइज नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वर्टिकल अरेंजमेंट की अलग स्ट्रैटेजी, आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट की अलग स्ट्रैटेजी, या तो फिर मैट्रिक्स अरेंजमेंट के लिए अलग स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि ये स्ट्रैटेजीज जनरल है, यानी कि अगर आपने इनको समझ लिया तो हर एक टाइप के अरेंजमेंट में वो स्ट्रैटेजी काम आएगी। तो मैंने जनरलाइज किया है जिससे कि आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी याद नहीं रखनी, और स्ट्रेटेजीज भी लॉजिकल है। पहली चीज़, इसको याद ही नहीं रखना, कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। ये जस्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे चेक्स होते हैं ना, कि अगर आपने ये चेक कर लिया कि हाँ ये मुझे चेक करना चाहिए, जो कि लॉजिकल है, आपको भी अंदर से पता है, पर कोई बार कोई चीज़ रह जाती है, तो एक बार अगर आपने कॉन्शियसली उसको देखा हुआ हो तो वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। दैट इज़ अबाउट इट। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन, तो और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि आपको करना चाहिए उसके स्ट्रक्चर और पैरामीटर्स को समझना, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो बोल के तो नहीं आएंगे ना। डाटा अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये बोल के नहीं आएंगे कि मैं कंपैरिजन ऑफ रैंक्स का क्वेश्चन हूँ, या तो मैं फ्लोर अरेंजमेंट का क्वेश्चन हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हूँ, ऐसा बोल के आएंगे नहीं। वो तो जस्ट एक पजल के रूप में आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आपको खुद को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ये सिटिंग अरेंजमेंट में इजी पड़ेगा, या इसको मैट्रिक्स अरेंजमेंट की तरह करूँ, इसको फैमिली ट्री हम बनाते हैं उस तरह करूँ, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा ईजी होगा और साथ साथ में उसके पैरामीटर्स कौन से है ना। जैसे कि अगर मान लो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो आपको स्ट्रक्चर तो पता चल गया कि अगर सर्कल में बैठे, फिर पैरामीटर्स यानी कि राइट लेफ्ट वगैरह, है ना, अंदर की तरफ बैठे बाहर की तरफ, उसके हिसाब से क्या इफेक्ट आएगी। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स एंड पैरामीटर्स देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। जैसे प्रैक्टिकल को एग्जाम्पल देखेंगे तो ईजिली आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को एक बार मैं जस्ट बता देता हूँ कि भाई एक बैंक में कुछ मेंबर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसिस सी, मिस डी, मिस्टर ई एंड मिस एफ। अब देखिए, ये पढ़ते ही एक पैरामीटर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन सा? मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप एग्जाम में पढ़ते जाओगे तो आपकी थिंकिंग कैसे चलनी चाहिए वही तो मुझे बताना है। मुझे ये नहीं बताना ऐसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं, वो तो आपको बहुत सारे बाजार में यूट्यूब वीडियो घूमते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप सोचेंगे कैसे। जैसे ये पढ़ेंगे आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अच्छा कुछ मिस्टर है, कुछ मिसिस है, कुछ मिस है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे कुछ वो पैरामीटर्स के बारे में कह के जाती है ना। ऑलराइट, उसके बाद बोला है उनकी पोजीशंस भी, ठीक है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, दैट इज ऑलराइट। 6 बंदे हैं, 6 पोजीशन है, तो ठीक है।
यानी कोई ना कोई बंदा ऑब्वियसली बैंक में काम करता है, तो कोई ना कोई पोजीशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर इज़ मैनेजर्स ग्रैंडसन, यानी कुछ रिलेशन दिए। कैशियर इज़, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली जब कुछ 6 बंदे हो, उसके 6 प्रोफेशन हो, हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, है ना। नॉर्मल मेथड है आपका मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो अब सोच रहा है कि मैट्रिक्स बनाए, पर यहाँ पे फिर कुछ रिलेशन की भी बात की है, तो फिर फैमिली ट्री बनाए, क्या करे, ये एक सोचने वाली बात हो जाएगी। चलिए देखते हैं। कैशियर इज स्टेनोग्राफर सन इन लॉ, तो वापस कुछ दिया है। ऑल राइट, स्टेप सिस्टर, ये भी कुछ दिया है। ऑल राइट, और नेबर, ठीक है। और मिस्टर बी 22 ईयर्स ओल्ड है, तो कुछ कुछ चीज़ें दी है, अभी आपको समझ में आ रहा है ना। तो रिलेशन भी दिया है, मैट्रिक्स भी दिया है। तो मेन चीज़, जैसे मैंने बोला ना, आपको स्ट्रक्चर समझना है, किस तरह बनाएंगे। देखिए, आप इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, पहले आप खुद सोचिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से ट्रायल एरर कीजिए, भले आधा घंटा लगे, क्योंकि यही लर्निंग का टाइम है। अभी आप सोच सकते हो, पूरा सोचिए इसको, भले आधे घंटे में, पर सॉल्व करके आइए, ठीक है। अगर आपको भाई हिंदी वर्जन चाहिए तो यहाँ पे देखिए, इसको पोस्ट कर लीजिए और फटाफट आपके क्वेश्चन निकालिए, या तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन चाहिए तो यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, सो होपफुली आपका आंसर आ चुका है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको कैसे सॉल्व करता, देखिए जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जैसे आता है, हम ये तो देख ही लेते कि मिस्टर कितने हैं, 3, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले तो ये लिख देते एक साइड में कि भाई मिस्टर में ए, बी और ई थे, है ना। ए, बी और ई थे, ठीक है। फिर मिसिस में सी थी और डी और एफ मिस थे, है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पे लिख दूंगा भाई मिसिस में सी थी, और यहाँ पे लिख देते भाई मिस थे डी और एफ, ठीक है। तो ये लिखना मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। बाकी आप माइंड में भी रख सकते हो कि अच्छा 3 मिस्टर है, 1 मिसिस है, 2 मिस है, ठीक है। तो वो आप माइंड में रख सकते हो, और कभी भी भूल भी जाओ कौन था तो वो तो ऊपर है ही। इस तरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम की तरह, वो छोटे बच्चों की तरह अभी हमें सब पैरामीटर्स लिखने, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो मैंने लिखा है, ठीक है। ऑल राइट, अब देखते हैं उसके बाद पोजीशंस तो है। अब मैं सोचता हूँ इसको किस तरह बनाऊँ, मैट्रिक्स बनाऊँ क्या। मैट्रिक्स कब बनाता हूँ, जब दिया हो ये बंदा ये है, ये बंदा वो नहीं है, है ना। अगर दिया होता कि भाई ये वाला बंदा क्लर्क नहीं है, ये वाला बंदा कुछ ऐसा है, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है कि डी ये है या बी ये है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट कोई काम नहीं आएगा। तो बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे फैमिली ट्री वाला फंडा। क्योंकि जैसे हम यहाँ से देखिए, ये तो सब हमें 6 पोजीशंस दिए, कोई काम की नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करें, असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन। अब देखिए पैरामीटर कौन कौन से हुए, एक तो उसका नाम, दूसरा वो मेल है या फीमेल है, तीसरा उसका प्रोफेशन, हाँ या ना। तो हमें सोचना पड़ेगा ना ये सबको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। तो मैं अब सोच रहा हूँ, देखिए फैमिली ट्री में हम क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, मेल फीमेल, ये तो हमने किया था, है ना। हमने आगे एक क्वेश्चन किया था बेसिक मेथड में। तो अभी मुझे जैसे बोला है असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ पे प्रोफेशन लिख देंगे, आगे नाम लिख देंगे, पीछे मेल या फीमेल लिख देंगे, तो इतना तो हो गया। अब असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन, तो मैं ऐसे कुछ बना सकता हूँ ना भाई। जनरेशन याद है ना, नीचे वाली जनरेशन नीचे, जो उसके माँ बाप, उसके मम्मी पापा वो ऊपर होते हैं। अब ग्रैंडसन यानी, अब देखिए बैंक है, तो ज़रूरी नहीं कि उस दोनों के बीच में जो उसके पापा होंगे वो भी वहाँ पे काम करते होंगे, ज़रूरी तो कुछ है नहीं। तो हम करते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे मैनेजर, ग्रैंडसन है इसलिए इसका तो मेल पता चल गया, है ना, इसका तो मेल पता चल गया। ऑल राइट, अब वापस ऊपर आ जाते हैं। अब बोला है कैशियर इज स्टेनोग्राफर सन इन लॉ, कैशियर जो है वो स्टेनोग्राफर का जमाई है ना। ओके, तो वो पोता हुआ है ना, वो तो हमें पता है, ग्रैंडसन यानी भाई पोता। यहाँ पे ऐसा तो लिख भी देता हूँ ग्रैंड सन, क्योंकि हमें ध्यान रहे, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा रिलेशन दिए नहीं है। मैं असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन हो गया। स्टेनोग्राफर इज क्या था भाई, वापस देख लेते हैं, कैशियर इज स्टेनोग्राफर सन इन लॉ। ओके, अब जरूरी नहीं है ना बैंक में काम करते एक ही फैमिली में हो, तो साइड में लिखते देखते, अगर कोई कनेक्शन मिल जाता है तो फिर एक ही फैमिली के होंगे, हो सकता है अलग फैमिली के भी हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन इन लॉ यानी भाई जमाई, है ना, कैशियर। अच्छा भाई जो जमाई है, जमाई का मतलब क्या होता है, मेल, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कैशियर कौन है नहीं पता,
पर वो स्टेनोग्राफर का है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेनो। देखिए 4 लोग तो अलग ही हुए क्योंकि चारों का प्रोफेशन अलग है। अब उसके बीच में कोई कनेक्शन इसकी वाइफ या इसकी बहन या ऐसा कुछ हो जाए तो देखते हैं आगे। ऑलराइट, तो 4 प्रोफेशन तो हमें मिल गए, चारों अलग अलग बंदे भी है, पर नाम किसी के भी नहीं मिले क्योंकि वो ABCD में से कौन होंगे नहीं पता चल रहा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मिस्टर ए इज बैचलर। अभी तो लेकिन पता नहीं, 2 लोग भी बाकी है, तो वापस ऊपर चले जाते हैं, उसको बाद में देखते हैं। मिस डी इज टेलर स्टेप सिस्टर। अच्छा, मिस डी, पहले मुझे ये बताइए, जो हमने बनाया है ना, पहले तो ये सोचना पड़ेगा क्या इसमें कोई मिस डी हो सकती है, मिस डी। अब देखिए ये दोनों तो मेल है, मिस नहीं हो सकते, और वो दोनों एक के ग्रैंडसन है, एक का जमाई है, वो मिस हो सकती है नहीं ना। तो ये चारों में से कोई मिस तो नहीं हो सकती। ये कैच था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था। जैसे मैंने वो डाटा देखा, मैंने सोचा कि मिस डी कौन हो सकती है, इसमें से कोई या अलग। तो मैंने देखा इसमें से तो यार ये दोनों मेल है, मिस नहीं हो सकते, और वो दोनों के तो ग्रैंडसन और सन इन लॉ है। मिस का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है ना, तो जो शादी नहीं हुई इसका ग्रैंडसन और सन इन लॉ तो नहीं हो सकता, तो मिस इसमें कोई नहीं है। तो फिर मुझे सीधा स्ट्राइक हो जाएगा ना कि यार मिस तो कितनी थी, 2 थी। अभी मैंने यहाँ पे बनाया था मिस 2 थी, तो ये 2 तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये जो 4 है वही है भाई, ये लोग, ये जो 4 है वो यही ABC और E है, ये भी पता चल गया। क्लियर है ना। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। मिस डी टेलर स्टेप सिस्टर बोला था, यानी अब देखिए टेलर भी इसमें नहीं है, 4 प्रोफेशन है, टेलर अलग है। मिस डी भी इसमें नहीं है, यानी और 2 लोग हैं, तो ये एक फैमिली हो गई, ये 2 फैमिली हो गई, शायद एक तीसरी फैमिली। यहाँ पे लिख देता हूँ डी, मिस है ना, अब वो क्या है नहीं पता, पर फीमेल, और वो सिस्टर है तो ऐसे एरो कर देते हैं, सेम जनरेशन में है ना। सिस्टर है, किसकी सिस्टर है भाई, मिस डी इज टेलर्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेलर। अब ये तो सिंपल सी बात हो गई, 2 मिस ही बाकी बची थी, ये 4 के अलावा क्या था, 2 मिस। एक अगर डी है तो दूसरी कौन सी है भाई, एफ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ, और मिस है तो वो भी क्या है, फीमेल। तो ये 2 सिस्टर हो गई, वो भी हो गया, जमाई और क्या बोलते हैं ससुर हो गए है ना, वो दादा और पोता भी हो गया, तो 6 लोग भी मिल गए। हमें 6 प्रोफेशन दिए थे, एक ही प्रोफेशन तो बचा इधर, तो डी क्या होगा, वो भी तो सिंपल है, क्या होगा भाई, कौन सा बचा है यहाँ पे, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कैशियर, स्टेनो, टेलर, क्लर्क। क्लर्क शायद रह गया है ना, क्लर्क अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई क्लर्क। सो आई होप दिस इज गेटिंग वेरी इजी, है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये भी हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं कि अब बाकी का जो 4 लोग हैं उसके नाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो है तो ABC और E, हमें ये जानना है ना कि कौन कौन है। तो कुछ डेटा होगा, वो डाटा हमें देखना है ना, डाटा और भी कुछ बच गया। मिस्टर बी इज 22 ईयर्स ओल्ड, भाई एक मिस्टर बी है जो 22 साल का है। ऑलराइट, अब आप बताइए ये 4 में 22 साल का कौन हो सकता है, 4 में 22 साल का, भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ग्रैंडसन है, सन इन लॉ है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑलराइट, वापस आगे चले जाते हैं, और कुछ दिया है। अच्छा, मिस्टर ए इज बैचलर, भाई यहाँ पे देखिए मिस्टर ए इज बैचलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे चारों में बैचलर कौन हो सकता है, ये दोनों के तो ग्रैंडसन सन इन लॉ है, बात ही भूल जाओ, और ये भाई सन इन लॉ जमाई, यानी वो भी शादीशुदा है, तो यही बचा ना, तो मिस्टर ए इज बैचलर। अभी ये 3 में 22 साल का कौन बचा, वो दोनों तो 22 साल के नहीं हो सकते, यही हो सकता है, तो मिस्टर बी था ना आई थिंक, हाँ मिस्टर बी 22 साल का था, वो भी मिल गया। अब बचे कौन से भाई, ए और बी भी आ गए, ई और सी बचे हैं, एक ई होगा एक सी होगी, सी मिसेस है। ऑलराइट, तो ई और सी के लिए और कोई डाटा बचा था, ये रहा ना, ई इज मैनेजर्स नेबर, मैनेजर का नेबर है ई, है ना, तो यहाँ पे देखते ये मैनेजर है, उसका नेबर यानी वो खुद तो नहीं है ना, तो उसका नेबर यही होगा भाई ई, यानी ये भी मेल है, तो ये खुद जो बाकी बच गई वो है सी और फीमेल, है ना, क्योंकि मिसेस सी, तो मिस्टर ई इज मैनेजर्स नेबर, ऐसा ही कुछ था ना। देखिए वापस, ई इज मैनेजर्स नेबर, है ना, तो मैनेजर तो ये थे, तो उसके नेबर ई, यहाँ पे और तो कोई थे नहीं, ये एक ही बचा था, तो उसको मैंने बोल दिया ई। तो देखिए सब हो गया है ना, सबके प्रोफेशन हो गए। अब इसके ऊपर से अगर 4-5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन भी है ना भाई, ये पूरा करने में आपको 2 मिनट लगेंगे,
ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, आप 2 मिनट में कर सकते हो, ट्राई करो। एक बार ये समझने के बाद ट्राई करोगे 2 मिनट में ईजिली हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद हम फटाफट भाई यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, फाइंड प्रोफेशंस ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 क्वेश्चंस तो नहीं होंगे पर 3 या 4 होंगे, तो हम फटाफट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें समझना था ना कि भाई किस तरह से डाटा दिया है, डाटा उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाओ। मैट्रिक्स पजल नहीं है ये, इसमें जो डाटा दिया है वो रिलेशन के हिसाब से दिया है, तो आप ब्लड रिलेशन यानी कि फैमिली ट्री बनाओ। ठीक है? तो ये सब समझना होता है। चलिए, होपफुली यू आर गेटिंग दिस। चलिए एक और देखते हैं। तो पहली चीज़ अभी हमें समझ में आई, पहली चीज़ है स्ट्रक्चर समझना। अगर ये समझ में आया, पैरामीटर समझना, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ये पहली चीज़ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर गलत डायरेक्शन में हो गए तो हमें हमारा गोल कभी भी नहीं मिलेगा, यानी कि हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़, डोंट ओवर एज्यूम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रेट करते थे, जो चीज़ें बोली गई होती है उसको मिस इंटरप्रेट कर देते। किस तरह से हम देखते हैं, ठीक है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ वापस, क्योंकि मेरा एक फंडा है, बताने से पहले आपको एक्सपीरियंस कराऊँ। जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना, एक चीज़ आप याद रखना, अगर मैं आपको बताऊँगा ना ये क्वेश्चन ऐसे होता है, आपको काफ़ी बार याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपकी मैंने एग्ज़ाम ली है, वहाँ पर वो गलत हो चुका है, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि हाँ यार मेरा ये गलत हुआ था। हाँ, अगर आप मेहनत करके जाते हो तो, बाकी ज़्यादातर गलती होते हो तो उन बंदे को कुछ याद नहीं रहेगा, है ना। तो अगर कोई गलती हुई है एग्ज़ाम में तो आप याद रखोगे। तो इसीलिए मैं पहले ये चाहता हूँ कि आप सोचो, इनकेस आपसे गलती नहीं होती तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, फुल्ली इक्विप्ड हो, लॉजिक है आप में। और अगर गलती होती भी है तो नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगी। तो पहले खुद को करना है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 7 स्टूडेंट्स हैं, नाम भी दिए हैं, ढेर सारी टेस्ट लेते, बहुत सारी एग्जाम लेते हैं। नो 2 स्टूडेंट्स गेट सिमिलर मार्क्स, है ना। ओके, बाद में बोला है वी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन पी एंड पी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन क्यू। हर बार या तो आर का हाईएस्ट होता है और टी का लोवेस्ट होता है, या तो फिर एस का हाईएस्ट होता है और यू और क्यू में से किसी एक बंदे का भाई होता है लोवेस्ट। ठीक है, वापस थोड़ी पेन चली गई है तो ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, प्रीटी इजी। अब देखते हैं कि इफ इन ए सर्टेन एग्जाम, ये तो ढेर सारी टेस्ट दी है, उसमें से ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक एग्जाम में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है कि एस का रैंक था 6th, क्यू का रैंक था 5th, तो इसमें से कौन सा कैन बी ट्रू, सही हो सकता है। तो वापस मुझे नहीं बताना, आपको सोचना है भाई। मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी वर्जन, पोस्ट कर लीजिए फटाफट अगर आपको ये चाहिए, और अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो यहाँ पे पोस्ट लगा दीजिए, पोस्ट कर दीजिए फटाफट, गिन के आइए भाई, आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, यू कैन टेक योर ऑन स्वीट टाइम। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। आपके आंसर आ चुके होंगे। चलिए देखते हैं किस तरह करना है। यहाँ पे देखिए, अब जो कॉमन इन्फॉर्मेशन थी 7 स्टूडेंट्स हैं, और जैसे ही हम देखते हैं नो स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स गेट सिमिलर मार्क्स का क्या मतलब हुआ कि हम हमेशा 1 से 7 रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा नया पेज ले लेते हैं, यानी हम हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से उन स्टूडेंट्स को रैंक कर सकते हैं। ओके, वी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन पी, हु ऑलवेज स्कोर्स मोर देन क्यू, यानी वी पी क्यू, ये हमेशा यही ऑर्डर है ना। वी ऊपर है, पी नीचे है, क्यू नीचे है। वी के, क्योंकि वी पी से ज़्यादा स्कोर करता है, पी क्यू से ज़्यादा, लेकिन ये तीनों कहाँ पे होंगे वो पता नहीं चलेगा। पर वी ऊपर, पी उससे नीचे, क्यू उससे नीचे, ये हमें बोला है, ये हमें समझ में आ सकता है। ऑल राइट, फिर बोला है या तो आर हाईएस्ट होता है और टी लोवेस्ट होता है, यानी कि या तो पहला रैंक जब जब आर का होता है तब टी लोवेस्ट होता है, या तो फिर ऑल्टरनेटिवली, है ना, या तो जब ये नहीं होता तो क्या होता है, उन्होंने बोला है और एस का हाईएस्ट होता है, और जब एस का हाईएस्ट होता है तो यू या क्यू में से किसी का लोवेस्ट होता है। ऑल राइट, या तो एस का हाईएस्ट होता है और यू और क्यू में से किसी का लोवेस्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, जो बोला है वही मैंने लिखा है, अभी तक हमने कोई भी डाटा मिस भी नहीं किया, सब डाटा यूज़ किया है। नेक्स्ट, इफ इन ए सर्टेन एग्जाम एस इज रैंक 6th, ऑल राइट, तो यहाँ पे आते हैं भाई, एस का रैंक 6th है तो ये वाला है या ये वाला है, वो वाला अब तो केस है ही नहीं, इसको हटा दो, है ना। एस इज रैंक 6th, तो यहाँ पे डाल दिया एस इज रैंक 6th, तो यहाँ पे आर फर्स्ट है, टी लास्ट है, ये भी कंफर्म हो गया, है ना। ऑल राइट, इसके बाद बोला एंड क्यू इज रैंक 5th, है ना, तो क्यू इज रैंक 5th, यहाँ पे लगा देते हैं क्यू, फाइन।
अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना हमें, इसमें से कौन सा सही हो सकता है, ये बोला है। देखिए ये ध्यान रखना, कैन बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू नहीं पूछा, कैन बी, हो सकता है ना, सही हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब सब डाटा तो यहाँ पे है, अब ये क्यू बी आ गया, वीपी को कहीं ना कहीं डालना है, अब कहाँ डालोगे। अब देखिए यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही वो कैच था। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं अच्छा क्यू यहाँ पे तो वीपी थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है, ये तीन चीज़ हमारे लिए बाकी है, सेकंड थर्ड फोर्थ। लोग सीधा करते हैं वीपी थर्ड एंड फोर्थ, है ना, और बाद में सोचते बच कौन गया भाई, कहाँ से चालू हुआ था, यहाँ पे नाम देख लेते हैं ना, पी से लेके पी क्यू आर एस टी यू वी, तो पी क्यू आर एस टी यू बाकी बच गया था, तो यू को यहाँ पे दे देंगे और बाद में वो आंसर देने की ट्राई करेंगे कि अच्छा आंसर क्या था। यू कैन बी रैंक्ड फोर्थ, यहाँ पे देखते हैं, यू नहीं भाई सेकंड है, गलत। यहाँ पे आर कैन बी रैंक्ड सेकंड, नहीं भाई गलत है। यहाँ पे पी कैन बी रैंक्ड फोर्थ, समझ में आ रहा है, पी कैन बी रैंक्ड फोर्थ, हाँ सही है ना, पी कैन बी रैंक्ड फोर्थ दिख रहा है ना, तो स्टूडेंट सीधा इसको कर लेंगे टिक, है ना, और आंसर क्या दे देंगे, क्योंकि इसमें हाँ एक और है, बोथ है एंड सी, पर ए तो नहीं आया था, बी भी नहीं आया था। अब ये आंसर क्या देंगे, ये वाला सी दे के आ जाएंगे, और ये गलत मिस्टेक हो जाएगी, ये मतलब गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि क्यों ऐसी मिस्टेक हुई, देखो मैं समझाता हूँ, आप ये नहीं समझे। हमने क्या सोचा कि वीपी क्यू इसी तरह है, हाँ वो है, हमें क्या बोला गया था, देखिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे, डोंट ओवर अज्यूम, ज़्यादा अज्यूम मत कर लो, यानी जो दिया गया है उससे ज़्यादा ही हम सही मान लेते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। हमने क्या मान लिया, हमें यहाँ पे दिया था वी का स्कोर पी से ज़्यादा है, पी का स्कोर क्यू से भी ज़्यादा है, तो वी का स्कोर पी से ज़्यादा है, पी का क्यू से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, वी यहाँ पे हो, पी यहाँ पे हो, क्यू तो यहाँ पे ही था, तो वी अभी भी पी से ज़्यादा है, उसके बीच में भी तो यू हो सकता है, वो हम सोचते ही नहीं है ना। हम सोच लेते कि अच्छा वी पी क्यू, यहाँ पे ही गड़बड़ हो जाती है, और एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं, तो उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी समझ में आ रहा है ना। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओवर अज्यूम मत करो, समझो, जितना दिया है उतना ही समझो, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम अब अगर हम समझे, ऐसा भी हो सकता है भाई वी यहाँ पे हो, पी यहाँ पे हो, यू यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ भी, बेसिकली वी पी और यू है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बेसिकली क्यू यहाँ पे था, वी पी ऊपर होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम आंसर देखेंगे तो देखिए अब हम किसको आंसर दे सकते हैं, यू कैन बी रैंक्ड फोर्थ, यू कैन बी रैंक्ड फोर्थ, फोर्थ पे यू हाँ आ सकता है। देखिए ऐसा हुआ तो वी पी यू क्यू हो सकता है ना, अभी भी वी के मार्क्स पी से ज़्यादा है, पी के मार्क्स, तो ये हो सकता था जो आपने सोचा नहीं, गेटिंग दिस। तो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि यू कैन बी रैंक्ड फोर्थ, तो यहाँ पे पहला भी सही होता, और तो आंसर क्या आ जाता भाई, बोथ ए एंड सी, है ना। तो आपका आंसर होता ये। तो ये सब चीज़ें देखनी है, मैं आपको पूरा तरीके से समझाता हूँ। मैंने अच्छी हर एक स्ट्रेटेजी के लिए क्वेश्चंस भी लिए, कुछ क्वेश्चन में 2-3 स्ट्रेटेजी भी बनती होगी, हमें काफ़ी सारा समझना है, बट दिस इज़ द थिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला चीज़। तो ओवर अज्यूम नहीं करना है, ये ध्यान रखना। काफ़ी बार क्या होता है, हमें बोला है कि एक ही राइट साइड में बी है, तो हम बोल देते कि अच्छा एक ही तुरंत राइट में है, पर ऐसा नहीं ना, राइट साइड बोला है यानी राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में कहीं पे भी हो सकता है बी, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, ओवर अज्यूम मत कर लेना कि भाई कुछ बोला नहीं है, बोला है एक ही राइट साइड में बी है, तो हम बोल देते अच्छा एक ही राइट में बैठा है, ऐसा नहीं बोला। अगर बोला था बी इज सिटिंग राइट, जस्ट राइट टू ए, तो तुरंत बाजू में, बट बी इज टू द राइट ऑफ ए, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें समझनी है, ओवर अज्यूम नहीं करना है। हम करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस करेंगे और समझ में आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट चीज़ भाई ये क्लियर हो गया, ओवर अज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कीप ऑप्शंस ओपन। काफ़ी बार क्या होता है कि इस तरह से भी पॉसिबल है, उस तरह से भी पॉसिबल है, लेकिन हम एक ही ऑप्शन की तरफ जाते हैं और काफ़ी बार गलती हो सकती है उसके कारण, ठीक है। देखते हैं काफ़ी बार क्या होता है, फिर हमें आंसर ही नहीं मिलते। हमने एक ऑप्शन की 2 बनते थे, हमारा ध्यान ही नहीं पड़ा, है ना, हमने ओवर अज्यूम कर लिया और एक ही तरह से जा रहे, पर वो ऑप्शन अगर खुला रखा होता तो फिर इस तरह से बन ही नहीं रहा, तो हम समझ नहीं पा रहे कि क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन बन रहा था, वो आपने सोचा नहीं। देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं भाई इसके लिए भी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि 6 घर है, एक ही रो में 6 घर है, मिस्टर लाल, मिस्टर बसीन और मिस्टर सचदेवा उसके नेबर है। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए,
है ना। मिस्टर लाल के नेबर्स कौन से, मिस्टर बासिन एंड मिस्टर सचदेवा। मिस्टर भाटिया उसके नेबर कौन से, गुप्ता एंड शर्मा। ऑलराइट, तो वो उसके नेबर्स हैं। अब मिस्टर गुप्ता का हाउस बासिन के नेक्स्ट नहीं है, यानी दोनों बाजू बाजू में नहीं रहते, और सचदेवा और शर्मा भी एक दूसरे के साथ बाजू बाजू नहीं रहते। नहीं, सचदेवा एंड शर्मा, एक सेकेंड ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया। मिस्टर गुप्ता हाउस इज नॉट नेक्स्ट टू मिस्टर बासिन और मिस्टर सचदेवा। देखिए एक सेकेंड, गुप्ता का हाउस मिस्टर बासिन सचदेवा किसी के भी बाजू में नहीं है, और उसी तरह से शर्मा का हाउस सचदेवा के बाजू में नहीं है ना, डज नॉट लिव नेक्स्ट टू सचदेवा। क्लियर है। तो हमें देखना है मिस्टर बासिन के राइट साइड में कौन रहता है, मिस्टर बासिन के राइट साइड में। चलिए, अगर आपको भाई हिंदी वर्जन चाहिए तो यहाँ पे हिंदी वर्जन है, फटाफट कर लीजिए पॉज, करिए इसको सॉल्व। और अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो यहाँ पे भी है, आप फटाफट इसको पॉज कर दीजिए और इसका आंसर निकालिए। ऑलराइट, सो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कौन है भाई राइट में, है ना। अच्छा चलिए देख लेते हैं, एक बार देख लेते तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसको करना कैसे, जैसे हमें बोला है मिस्टर लाल के नेबर्स है मिस्टर बासिन, मिस्टर सचदेवा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में पहले एक बार देख लेते हैं कि नाम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लाल तो एक ही दिख रहा है ना, एल, पर ये सचदेवा शर्मा दो ऐसे, गुप्ता है वो दिक्कत नहीं है, पर बासिन और भाटिया तो ये सब थोड़ा दिक्कत है। तो थोड़ा हम पूरे नाम थोड़े लिखने पड़ेंगे। देखते हैं, लाल के आजू बाजू नेबर्स क्या होते हैं, जो आजू बाजू रहते हैं, एक लाइन में है। नेबर्स यानी जो इधर या इधर रह सकते हैं, ये तो समझ में आता है। तो मिस्टर लाल के नेबर्स है बासिन और सचदेवा, तो यहाँ पे बना देते हैं भाई लाल, बासिन को बना देते हैं BS बासिन, सचदेवा को बना देते SACH। अच्छा, हो गए ना नेबर्स, लेकिन वही ओवर अज्यूम नहीं करना है, ये इससे उल्टा भी हो सकता है। अब देखिए, या तो वो ऑप्शन, जैसे ये फंडा क्या है कि आपको ऑप्शन खुले रखना है, वो ऑप्शन या तो माइंड में रख दो ना, मैं माइंड में रख रहा हूँ, पूरा लिखता नहीं हूँ, मैं माइंड में रखता हूँ कि भाई इसका उल्टा भी पॉसिबल है, या तो आप लिख दो, चलो, या तो फिर आप ऐसा लिखना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हो कि ये या तो इसका उल्टा, ठीक है ना, यानी कि पहले सचदेवा, बाद में लाल, बाद में बासिन, ये भी हो सकता है, तो भी आजू बाजू नेबर्स तो हुए। ऑलराइट, बाद में बोला है यहाँ पे भाटिया के नेबर्स है गुप्ता एंड शर्मा, है ना, भाटिया के नेबर्स है गुप्ता एंड शर्मा। ऑलराइट, भाटिया के नेबर्स है गुप्ता एंड शर्मा। भाई ये तीन अलग है, वो तीन अलग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाटिया को लिख देते हैं BT, है ना। भाटिया के नेबर्स है गुप्ता एंड शर्मा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई गुप्ता, तो ये अलग हो गया, शर्मा SH लिख दिया, तो सचदेवा और शर्मा भी अलग हो गया, है ना। तो अभी तक ये क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए, इसके आजू बाजू ये नेबर्स, इसके आजू बाजू ये नेबर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड में हमने क्या रखा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, वो समझना ज़रूरी है। क्लियर है। अब देखते हैं, अब देखिए 6 लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये 3 या तो आगे या तो ये 3 पीछे, कहीं ना कहीं तो फिट होंगे, है ना। चलिए देखते हैं, कुछ कंडीशन दी थी ना, क्या कंडीशन दी थी। गुप्ता का हाउस बासिन या सचदेवा किसी के भी आजू बाजू नहीं है। यहाँ पे देखिए, मिस्टर गुप्ताज हाउस इज नॉट नेक्स्ट टू बासिन और मिस्टर सचदेवा। गुप्ता बासिन या सचदेवा के आजू बाजू नहीं रहता। गुप्ता, है ना, ये है गुप्ता, बासिन और सचदेवा के आजू बाजू नहीं रहता, यानी कि ये दोनों में से किसी के भी आजू बाजू नहीं रहता, यानी ये जो है वो यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि इसका उल्टा भी है, सीधा भी है, दोनों तरह से एक के आजू बाजू तो आएगा वो, है ना। तो इसका मतलब हुआ ये 3 जो है ना, उसको इधर जाना, है ना, तो ही होगा ना, गुप्ता बासिन और सचदेवा के आजू बाजू नहीं रहेगा। पर ये ध्यान रखना, अभी भी इसका उल्टा पॉसिबल है जो हमने नहीं लिखा, है ना, ऐसा पॉसिबल है। अब हमें सोचना वही है ना कि किस तरह जाएगा, ये 3 ऐसे ही जाएगा या इसका उल्टा नीचे जाएगा, है ना। तो देखते हैं ना वापस, और क्या बोला था, शर्मा जो है डज नॉट लिव नेक्स्ट टू सचदेवा, शर्मा और सचदेवा आजू बाजू नहीं रहते, शर्मा और सचदेवा। अब ये शर्मा और सचदेवा, यानी इसका अगर मैं उल्टा कर लेता, समझ में आ रहा है, पूरा उल्टा कर लेता तो क्या होता, सचदेवा पहले आता तो शर्मा सचदेवा बाजू बाजू में आ जाते, तो नहीं करना है, ऐसे ही जाने देते, बासिन, लाल और सचदेवा, है ना। तो ये हो गए भाई 6 के 6 घर हो गए ना, समझ में आ रहा है। तो वापस यहाँ पे देखते हैं, हमें जो बोला था वो तो हो ही गया, लाल के ये दोनों नेबर्स है, भाटिया के ये दोनों नेबर्स है ना,
गुप्ता सचदेवा या शर्मा के पास, सॉरी भासिन या सचदेवा के साथ नहीं रहता, ये भी है। और शर्मा सचदेवा के साथ नहीं रहता, सब हो गया। तो हम सोचते हैं अच्छा सब हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला था, हु लिव्स टू द राइट ऑफ मिस्टर भासिन। मिस्टर भासिन की राइट में क्या रहता है, भासिन की राइट में लाल रहता है। और हम सीधा यहाँ पे जाएंगे और लाल को टिक कर देंगे, पर ये गलत है ना, ये गलत है। क्यों गलत है, देखो आप समझे नहीं। आपको क्या समझना था, आपको ये समझना था कि ये पूरे का उल्टा भी तो पॉसिबल है, क्योंकि राइट लेफ्ट तो कोई बोला ही नहीं है। पूरा मैं उल्टा भी तो कर दूं ना, ये पूरा उल्टा, ये 6 के 6 को उल्टा। देखिए सचदेवा, उसके बाद लाल, उसके बाद भासिन, शर्मा, भाटिया और गुप्ता, है ना। तो अभी भी लाल के नेबर्स है भाई सचदेवा और भासिन, भाटिया के नेबर्स है भाई शर्मा और गुप्ता, है ना। अभी भी आपके भाई शर्मा और सचदेवा आजू बाजू में नहीं है ना। जो मैं बोला था शर्मा और सचदेवा आजू बाजू में नहीं है। और हमें ये भी बोला था कि गुप्ता जो है वो भासिन या सचदेवा के आजू बाजू नहीं रहता। गुप्ता जो है वो भासिन या सचदेवा के आजू बाजू यहाँ पे भी नहीं रहता। गुप्ता जो है भासिन या सचदेवा के आजू बाजू दोनों में है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी और ये दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है। और अगर आप थोड़े अच्छे हुए, थोड़ी प्रैक्टिस की है, तो आपको यहाँ पे ही पता चल जाता कि यार ये तो सिर्फ नेक्स्ट की बात है, कोई राइट लेफ्ट की पूरे क्वेश्चन में कहीं पे राइट लेफ्ट की बातें नहीं है। तो फिर मुझे कैसे पता चले राइट। तो आंसर क्या आपका आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, है ना। पता ही नहीं चल सकता ना, क्योंकि आपकी अरेंजमेंट ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर ऊपर वाली हुई तो भासिन के राइट में लाल, पर नीचे वाली हुई तो भासिन के राइट में शर्मा। और आप में से काफ़ी लोगों ने या तो लाल आंसर दिया या तो शर्मा आंसर दिया, जबकि आंसर क्या था, कांट बी डिटरमाइंड, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, एग्जामिनर कहाँ पे प्ले करता है मैंने उसको अच्छी तरह समझा है। स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं उसको मैंने अच्छी तरह समझा है। इतने सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स डाउट्स भी लाते हैं, उसके ऊपर से मैंने समझा है स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं। एग्जामिनर को क्या पता है आपके बारे में, और मुझे वही जो खामी है ना, वही जो त्रुटि है उसको दूर करना है। वही मुझे चाहिए कि आपका फ्लो ना रहे, आप फ्लोलेस बन जाओ, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वर्क कर रहे हैं। गेटिंग दिस? तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। कीप ऑप्शंस ओपन, आपको समझना था, ये ऑप्शन ओपन रखना था कि ये पूरे का उल्टा भी पॉसिबल है, माइंड में रखना था, या तो फिर लिख के करना था। दो में से एक तरीके से करते तो आपका ये आंसर सही आता, क्योंकि आपके दो ऑप्शन बनते और फिर आप सोचते कि भासिन के राइट में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। सो आई होप दिस इज गेटिंग, यू आर गेटिंग दिस। बहुत ही सिंपल है, थोड़ी मेहनत चाहिए, है ना। पर जब मैं ये बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये गलतियाँ नहीं करनी और नेक्स्ट टाइम आप नहीं भी करेंगे। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपका भी कीप ऑप्शंस ओपन वाला क्लियर हो गया। यू नो नाउ कि कीप ऑप्शंस ओपन का मतलब क्या है। तो वापस देख लेते हैं, पहले तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना, कि क्या है। ओवर एज्यूम नहीं करना है, ऑप्शन ओपन रखना है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट चीज़, नो नीड टू गो सिक्वेंशियली। भाई काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि भाई हमें जो डाटा दिया होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लाइन दिए, तो उसको उसी सीक्वेंस में यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है ना। जैसे इन बिटवीन भी हमने देखा था, जब हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि वो डाटा अगर तब यूज़ नहीं कर सकते थे तो हम छोड़ देते थे, है ना। उसके बाद में जब उसका यूज़ कर पाए तब उसको यूज़ करते थे। तो वही चीज़ समझनी है यहाँ पे। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अमित जो है वो टॉलर एंड ओल्डर देन तनु, तनु से बड़ा भी है, हाइट में भी बड़ा है, एज में भी बड़ा है, पर श्रुति से दोनों तरीके से छोटा है, हाइट में भी छोटा और एज में भी छोटा। भरत जो है वो चंदर से बड़ा है, और चंदर जो कि तनु जितना भी लंबा नहीं है ना, यानी तनु से कम लंबा है। ऑलराइट, द ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट, जो एज में सबसे बड़ा है वो हाइट में सबसे छोटा है, और टोटल 6 बच्चे हैं। अच्छा ये सब बच्चे हैं, ओके, टोटल 6 बच्चे हैं, है ना। अब द यंगेस्ट वुड बी 4th इफ द चिल्ड्रन स्टूड, ओके, यानी कि जो यंगेस्ट बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, वो एज में जो सबसे छोटा है वो हाइट के हिसाब से 4थे नंबर पे आता है, ठीक है। बाद में बोला है कि भरत ऋतु से तो छोटा है एज में, पर चंदर से बड़ा है, और चंदर जो है वो श्रुति से बड़ा है एज में। ऑलराइट, और फिर हमें पूछा है हु अमंग देम इज 5th इन हाइट काउंटिंग फ्रॉम द टॉलेस्ट। अगर हम टॉलेस्ट से गिनती करें तो 5th इन हाइट कौन है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि टॉलेस्ट कौन है। और दोनों में ऑप्शन सेम है भाई, मतलब 2 बार मैंने नहीं छापा क्योंकि जगह भी नहीं थी,
और आप समझ सकते हो दोनों में ऑप्शन यही है, यानी आप बोल सकते हो पहले में ए दूसरे में सी, या पहले में सी पहले दूसरे में ए, जो भी आपका आंसर आता हो। ठीक है भाई। तो वापस अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो ये रहा, कर दीजिए पोज, मैंने एक बार समझा तो दिया ही है। और अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो वो भी ये रहा, आप इंग्लिश वर्जन पे पोज करके इसको आंसर कीजिए। वापस भी आप टाइम ले सकते हो, बट प्लीज़ गेट मी द आंसर। ठीक है, आपको सोचना है, आगे की स्ट्रेटेजीज भी काम आएगी कि किस तरह करूँ, इसका पैरामीटर्स कौन से है, इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, इसको कंपैरिजन ऑफ रैंक्स के हिसाब से करना है, सीटिंग अरेंजमेंट करना है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट करना है, ब्लड रिलेशन यानी फैमिली ट्री बनाना है, किस तरह से करना है वो आपको सोचना है। ठीक है, बट मुझे चाहिए इसका आंसर, और वो भी आपके पास, और आप कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, जस्ट सोचिए। ऑलराइट, तो होपफुली आपके आंसर आ चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम देखते हैं कि टॉलर ओल्डर यानी कि कंपैरिजन ऑफ रैंक्स है ना, यानी ऊपर नीचे वाला अरेंजमेंट इजी पड़ेगा इसमें। अब टॉलर और ओल्डर यानी एज की भी बात है, हाइट की भी बात है, तो हम एक काम करते हैं ना, इधर एक बात हम कर लेते हैं एज के हिसाब से, और यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं हाइट के हिसाब से। दोनों तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब अमित इज टॉलर एंड ओल्डर देन तनु बट शॉर्टर एंड यंगर देन श्रुति, यानी SAT है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए पहले से कि एज में अब सबसे ऊपर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, तो मैं जगह छोड़ देता हूँ। S बीच में भी कोई आ सकता है, SAT। अभी हम कीप ऑप्शंस ओपन, क्या पता ऊपर भी कोई हो, नीचे भी कोई हो, बीच में भी कोई हो, है ना। S के नीचे ही ये, उसके नीचे T, ऐसा नहीं है। अभी तो हमने देखा कीप ऑप्शंस ओपन, इन बिटवीन भी कोई हो सकता है। ठीक है, तो SAT। अमित इज, देखो वापस, अमित इज ओल्डर एंड टॉलर देन तनु बट शॉर्टर एंड यंगर देन श्रुति। हो गया ना, तो ये चीज़ हुई। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। भरत चंदर से बड़ा है जो कि तनु जितना भी बड़ा नहीं है। हाइट की बात कर रहा है ना। भरत जो है वो चंदर से तो हाइट में बड़ा है, यानी लंबा है। भरत चंदर से लंबा है लेकिन चंदर तनु जितना लंबा नहीं है। इसको कहाँ डालें? ऑब्वियसली हाइट में, लेकिन किस तरह डालें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। वापस भरत जो है वो चंदर से बड़ा है लेकिन चंदर तनु जितना भी बड़ा नहीं। इसको किस तरह डालें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही लोग मार खा जाते हैं, यहाँ पे ही गलती होने के चांसेस है। भरत चंदर से बड़ा है, भरत चंदर यहाँ पे तो है नहीं, SAT, ये भरत चंदर BC आया, यहाँ पे तो नहीं है ना। भरत भी चंदर से, तो भरत चंदर से बड़ा है और चंदर तनु जितना बड़ा नहीं है। तो किसको कहाँ डालेंगे भाई? चंदर तनु जितना बड़ा नहीं, यानी चंदर तनु से छोटा है, तो चंदर को पहले डाल दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि चंदर की बात कर रहे हैं ना, चंदर तनु जितना बड़ा नहीं है, तो चंदर तनु के नीचे। अब वापस आ जाते हैं, भरत चंदर से लंबा है, तो भरत चंदर से लंबा है तो कहाँ, यहाँ बीच में डाल दूँ? वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, बीच में मत डालो। कीप ऑप्शंस ओपन। भरत चंदर से बड़ा है, लेकिन बड़ा तो भाई वो बड़े के लिए तो यहाँ पे भी बड़ा होगा, यहाँ पे भी बड़ा, यहाँ पे भी बड़ा, यहाँ पे भी बड़ा, है ना। तो ऐसा नहीं कि चंदर से बड़ा तो चंदर के ऊपर रख दो, नहीं, है ना। हाँ, अगर कुछ होता ही नहीं, जैसे शुरू में मैंने क्यों A के ऊपर S रख दिया, क्योंकि श्रुति अमित से बड़ी थी, ऊपर कोई और तो तरीका था नहीं और ऑप्शन ही नहीं थे, तो ऊपर रख दिया। और मैंने तब भी तो बोला कि बीच में भी कोई आ सकता है ना तो है नहीं। तो ये चीज़ समझनी है। तो अभी यहाँ पे एरो बना के रख देते हैं भरत, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी रह जाए, वो इन्फॉर्मेशन हमें छोड़ नहीं देनी। भरत चंदर से बड़ा है तो चंदर से लंबा कहीं पे भी हो सकता है, तो एरो बना के मैंने ऊपर एरो कर दिया। गेटिंग दिस? तो वो ऊपर भी है लेकिन कहाँ पे है मुझे नहीं पता। अब देखते हैं नेक्स्ट डाटा। नेक्स्ट डाटा क्या है, पर समझ में आ रहा है? अगर आपने यहाँ पे देखिए, अगर आपने इसको बीच में डाल दिया तो हो गया, है ना। आपके आंसर्स नहीं मैच हो पाएंगे। चलिए, सॉरी। तो नेक्स्ट डाटा क्या था, यहाँ पे आ जाते हैं। ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट। ओल्डेस्ट यानी उम्र में जो सबसे बड़ा है वो सबसे, क्या बोलते हैं उसको, नाटा, है ना, उसको बोलेंगे नाटा, शॉर्ट है। तो ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट। भाई ओल्डेस्ट कौन है एज में? तो S मत मान लेना, अभी S के ऊपर तो कोई होगा ना, क्या पता। और S वैसे भी हाइट में सबसे छोटी तो नहीं हो सकती, तो S तो पक्का नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर पक्का कोई तो है ना, पर कौन कैसे पता नहीं। तो अभी छोड़ो ना, ओल्डेस्ट पता नहीं है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नो नीड टू गो सी। उन्होंने बोला कि ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट, तो हम थोड़ी ऐसे पकड़ लेंगे, अच्छा कौन सा है ओल्डेस्ट, कौन सा है, उसको ढूंढने मत जाओ, छोड़ दो। यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू दैट डाटा। वो डाटा थोड़ी भागा जा रहा है, वो वापस आपको मिलेगा। ठीक है,
तो उसको जाने दो। द यंगेस्ट वुड बी फोर्थ इन, वो भी हमें पता है कि जो एज में सबसे छोटा है वो हाइट में चौथे नंबर पे। अब एज में सबसे छोटा पता नहीं ना कौन है, छोड़ो उसको, नो नीड टू गो सिक्वेंशियली, यानी कि जिस ऑर्डर में सेंटेंसेस है उसी ऑर्डर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इस दोनों को अभी छोड़ रहे हैं, बाद में देखेंगे भाई ओल्डेस्ट कौन है शॉर्टेस्ट कौन है, नहीं पता, छोड़ो उसको। अब यहाँ पे देखते हैं, भरत इज यंगर देन रितु बट ओल्डर देन चंदर। भरत इज, अब ये एज की बात हो रही है, भरत इज यंगर देन रितु बट ओल्डर देन, एज की बात चल रही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये तीन अलग लोग हैं, ये तीन अलग लोग हैं, तो बाजू में लिखता हूँ भरत इज यंगर देन रितु, है ना, समझ में आ रहा है, बट ओल्डर देन चंदर, यही था ना, समझ में आ रहा है। वापस, भरत इज यंगर देन रितु बट ओल्डर देन चंदर, भरत इज यंगर देन रितु, रितु से नीचे आ जाएगा, उससे यंग है, पर चंदर से ओल्ड है, तो जितना ओल्ड ज़्यादा उतना ऊपर रखते हैं, हाइट जितनी ज़्यादा हमें पता है ना, जितना ज़्यादा वो ऊपर कम वो नीचे, बस वही मैं कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। तो लेकिन इसका और इसका रिलेशन अभी नहीं पता, पर शायद कुछ दिया था हमने, अभी भी देखा नहीं। चंदर हु इज ओल्डर देन श्रुति, चंदर श्रुति से बड़ा है एज में, चंदर श्रुति से बड़ा है, चंदर यहाँ पे है, श्रुति यहाँ पे, चंदर अगर बड़ा है तो क्या हुआ, ये तीनों हो गए ना इधर शिफ्ट, आर बी सी, है ना, तो ये हो गया आपका एज के हिसाब से अरेंजमेंट। और अगर एज के हिसाब से हो गया तो अब ये 6 के 6 हो गए, अब हम उसको यूज़ कर सकते, किसको भाई, जो हमारा डाटा छूट गया था कि द ओल्डेस्ट इज़ द शॉर्टेस्ट, जो उम्र में सबसे बड़ा है वो सबसे नाटा है ना, जो उम्र में सबसे बड़ा है वो आर है, सबसे नाटा है यानी कि सबसे नीचे हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 सबसे नीचे आ गया, ऋतु या जो भी नाम था, क्लियर है। और आगे भी एक दिया था कि जो यंगेस्ट है वो हाइट में फोर्थ है, जो उम्र में सबसे छोटा है वो हाइट में फोर्थ है, जो उम्र में सबसे छोटा है वो हाइट में फोर्थ है, उम्र में सबसे छोटा टी है वो हाइट में फोर्थ है, तो हाइट में तो 1 2 अभी 3 दिख रहा है, तो क्या होगा, बी हो जाएगा ना इधर, है ना, 1 2 बी इधर 3 हो जाएगा, तो फिर टी फोर्थ हो जाएगा, यस और नो, नहीं, वहाँ पे तो गलती वापस हो सकती है। तो यही है ना ऑप्शंस, ये सब गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट्स क्या कर लेता है, अच्छा फर्स्ट सेकंड ये थर्ड दिख रहा है, फोर्थ करना है, बी को बीच में डाल दो, लेकिन बी को बीच में ही क्यों डालो भाई, बी यहाँ फर्स्ट भी आ सकता है, क्या पता बी एस ए टी हो, उस तरह से भी टी फोर्थ है। बी के बारे में सिर्फ बोला चंदर से बड़ा है, भाई कितना बड़ा नहीं पता ना, क्या पता इतना बड़ा हो कि श्रुति से भी बड़ा हो, एस से भी बड़ा हो, है ना, तो यही समझना है। अब हमें सिर्फ क्या ये वाले सेंटेंस से कि जो यंगेस्ट है वो फोर्थ है, उससे सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये एरो इधर से हटा के यहाँ पे डाल दो कि भाई बी भी उससे, यानी ये 3 उससे बड़े हैं, तो वो अपने आप चौथे नंबर पे है ना। पर अभी भी ये नहीं पता कि बी यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है ना, तो ये बी एस ए टी भी हो सकता है, एस बी ए टी भी हो सकता है, एस ए बी टी भी हो सकता है, क्लियर। कीप द ऑप्शंस ओपन, अगर नहीं रखे तो आंसर्स गलत आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 5th इन हाइट कौन है, काउंटिंग फ्रॉम द टॉलेस्ट, 5th कौन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, 5th कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह करोगे आपका आंसर आएगा सी, है ना। 5th किसी भी तरह, अगर आपने गड़बड़ भी कर ली होती, बी को पहले या ऐसे डाल दिया होता, कोई दिक्कत नहीं होती, आपका आंसर पहले में कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो दूसरा क्वेश्चन था हु इज टॉलेस्ट, है ना, हु इज टॉलेस्ट, तो आप अगर बी बीच में डाल दिया तो आपका आंसर आ जाता एस, लेकिन आंसर क्या है, एस या बी में से कोई भी हो सकता है ना, क्या पता बी सबसे ऊपर हो, जो कि ऑप्शन हम भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, और इसके चलते हमारा आंसर यहाँ पे डाटा इनएडिक्वेट आना चाहिए था, लेकिन हम शायद एस यानी कि श्रुति को दे देते, जो कि गलत हो जाता, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इसीलिए कीप ऑप्शंस ओपन भी देखना था यहाँ पे, वो भी था आगे वाली स्ट्रैटेजी, और हमें ये भी देखना था कि इसको कंपैरिजन ऑफ रैंक्स, तो आगे वाली स्ट्रैटेजी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और साथ साथ में एक नई स्ट्रैटेजी भी हमने देखी कि उसने जिस सीक्वेंस में डाटा दिया हो उसी सीक्वेंस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम अटकने मत जाना, उसको छोड़ दो, बाद में वी कैन गो बैक टू इट, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, आई होप कि ये आपको समझ में आया। तो ये फंडा कि नो नीड टू गो सिक्वेंसली, मतलब उसी सीक्वेंस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीक्वेंशियली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी क्लियर है ना। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज सिंबल्स।
फॉर योर ऑन रेफरेंस। भाई काफ़ी बार सेंटेंस बड़े हो हम सिम्बल्स बना देते, उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देते, खास करके काफ़ी जगह पे, जैसे ब्लड रिलेशन में भी कर सकते हैं, है ना। अभी हमारा कोई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्पल तो हम देखेंगे, पर ब्लड रिलेशन में फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोला हो ए बी की सिस्टर है, तो हम अगर ऐसा बनाते हैं, अच्छा ए सेम जनरेशन को सेम लाइन में बनाते हैं, बी की सिस्टर है तो यहाँ पे फीमेल रखेंगे, ये तो हमने समझा है। पर सेम जनरेशन में हम अगर भूल जाए बाद में कि यार बी की सिस्टर ये बी की वाइफ थी या सिस्टर थी, सेम जनरेशन में दो रिलेशन होते हैं, तो हम हमारे हिसाब से याद रख सकते हैं कि भाई अगर सिस्टर है तो ऐसे सिंगल एरो करो, है ना, ऐसा एरो सिंगल कर दो, है ना। पर अगर मान लो हस्बैंड वाइफ बोला होता कि ये बी की वाइफ है, तो हम डबल एरो करते हैं, अपने खुद के कुछ भी सिंबल, कि जिससे वो सिंबल हमें याद दिला दे कि नेक्स्ट टाइम जब हम उनको देखें तो हम भूल ना जाए, हमें वापस वो क्वेश्चन पे पूरा डाटा देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। हमें वहाँ पे ही पता चल जाना चाहिए कि वापस ये देख के अगर अच्छा डबल एरो है तो हस्बैंड वाइफ, सिंगल एरो तो फिर ब्रदर सिस्टर या तो सिस्टर सिस्टर, है ना, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कोई भी सिंबल आप खुद बनाओ जिससे कि आपको वो डाटा वापस देखने की ज़रूरत नहीं हो पाए। तो बेसिकली क्या है, जो डाटा हमारा बेसिकली डाटा अरेंजमेंट का फंडा क्या है, आप उसके डाटा को देख के, हिंट्स को देख के जिस तरह से अरेंज करो, उसका रिवर्स ट्रांसलेशन भी आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने आगे वाले क्वेश्चन में हमें इसका रिवर्स ट्रांसलेशन पता है कि ए से लंबा है, ए से छोटा है ना। तो उस तरह से अरेंज हम करते हैं कि उसको डाटा को अब हम नहीं देख रहे, पर इसकी अरेंजमेंट देख के भी अब हमें वो डाटा समझ में आ रहा है कि डाटा क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा देखूँ, बोला था कि ये बी की वाइफ है, मैंने ये बना दिया, फिर जब मैं देखूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि यार ये बी की वाइफ थी या सिस्टर थी, क्या था, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई सिंबल्स बना लो, वो सिंबल आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे ये देखते हैं, हमें बोला है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, नाम भी दिए हैं। टीम ऑफ 6 बनानी है जिसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए, और कुछ कंडीशंस दी है, कंडीशंस भी दी है। एम एन जे दोनों साथ में ही जाएंगे, ओ और एन साथ में नहीं आ सकते, है ना, कुछ लड़ाई चल रही है दोनों में। आई और जे में वही है, साथ में नहीं आ सकते। अगर एच को लेना है तो एन को लेना ही है, ये भी कंडीशन है। पी एन क्यू साथ में ही होने चाहिए भैया ना, बहुत पक्के दोस्त हैं। और के एन आर भी साथ में ही होने चाहिए। तो ये सब कंडीशन दी है, और उसके बाद बोला है कि अगर हमें पता है कि एन को सिलेक्ट नहीं करना है और आई को सिलेक्ट होना है, तो आइडेंटिटी ऑफ, अच्छा जो 6 की टीम बनानी है उसमें से कितने की पक्का पता चल जाएगा कि 6 में से 3 तो यही होंगे, 4 तो यही होंगे, 5 तो यही होंगे, या 6 के 6। आपको ये डिसाइड करना है कि 2 के बारे में पता चल जाएगा, 3 के बारे में, 4 के बारे में, 5 के बारे में, या 6 के 6 की टीम आपको समझ में आ जाएगी कि यही लोग होंगे। तो वो 6 जनों की जो टीम बनेगी, अगर ये 2 कंडीशन के और ऊपर की कंडीशन के हिसाब से, तो आप वो 6 में से कितने बंदों को पक्का पता चल सकता है कि ये बंदे तो टीम में होंगे ही होंगे, 6 में से कितने, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए, अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो ये आपके सामने है हिंदी, वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको करिए सॉल्व, है ना। और अगर आपको भाई इंग्लिश चाहिए तो ये इंग्लिश वर्जन भी है, यहाँ पे आप पॉज कर दीजिए, पर इसको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आप खुद सोचिए, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए ये जो सिंबल यूज़ करना ना, इसका मेरा मतलब क्या है। काफ़ी बार डाटा बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं कि एम एंड जे गो टुगेदर। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी होता है, इफ़ एम और जे वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड द अदर वन हैज़ टू बी सिलेक्टेड ऑल्सो, ऐसा कुछ। तो बहुत लंबे सेंटेंस में दिया होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पूरा वापस पढ़ते, क्योंकि हो सकता है इसके नीचे 3-4 क्वेश्चन हो, अभी मैंने एक ही दिया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिंबल में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो। पर नॉर्मली हम यहाँ पे लिख देंगे कि अच्छा एम एन जे, है ना, यानी एम एन जे आएंगे तो साथ में आएंगे। ओ कैन नॉट बी सिलेक्टेड विथ एन, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ओ क्रॉस एन, तो याद रहेगा ओ और एन दोनों साथ में नहीं है, वापस पूरा पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन देखो ये सिंबल्स को ही देखना है, तो फटाफट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज, तो ये स्पीड के लिए है भाई, बहुत ही ज़रूरी है। आई और जे साथ में नहीं आते तो आई क्रॉस जे, है ना, ये भी हो गया। यहाँ पे एन इज सिलेक्टेड इफ एच इज सिलेक्टेड, यानी पहले किसका सिलेक्शन होता है, इफ एच इज सिलेक्टेड, यानी एच होता है तो एन को करना ही है, ये कंपलसरी है। तो ये ऐसे एरो बना दो, इसका मतलब अगर एच होता है तो एन को करना है। भाई एन होता है तो एच को करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो एन एच एन एन नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ है। एन का मतलब दोनों में एक दूसरे होने चाहिए, और इसमें सिर्फ
H सिलेक्ट होता है तो N होना चाहिए, N अकेला सिलेक्ट हो सकता है ना। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ PNQ, तो यहाँ पे बना देते हैं भाई PNQ, है ना। KNR, तो यहाँ पे बना देते हैं KNR, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस के खुद के सिंबल्स बना दो, जिससे कि आप, अब KNR का मतलब KNR साथ में आना चाहिए, यानी कि आपको रिवर्स ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, पूरे डाटा को देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है ये चीज़? ऑलराइट, अब हम देखते हैं भाई, तो यहाँ पे देखिए, इसमें से हमें 6 की टीम 3 गर्ल्स, यानी कि क्या 3 गर्ल्स 3 बॉयज़ लेने हैं। ओके, अब यहाँ पे बोल ही दिया है कि N इज़ नॉट सिलेक्टेड, तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, N को कर देते हैं कैंसिल, एंड I इज़ सिलेक्टेड, तो I को यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट, I इज़ सिलेक्टेड, इतना हमें पता है। तो बोला है बाकी मेंबर्स के बारे में हम क्या पता कर सकते हैं, सब कंडीशन दिए ना, देखते हैं एक बार। सॉरी, I जैसे कि दिया है, I के बारे में सोचते हैं कि कोई कंडीशन, अच्छा 2 है ना, यहाँ पे I है तो J नहीं है, पहली चीज़ I है तो J नहीं है, इसका यूज़ कर लेते हैं। I है तो J नहीं है, I तो है, J नहीं है, J कैंसिल, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बोला था ना, और तो कहीं पे I के बारे में तो कुछ है नहीं, J के बारे में भी कुछ, अच्छा ये रहा, M और J तो साथ में चलते, M और J तो साथ में चलते। अब अगर J नहीं है तो इधर M भी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें समझनी है। अच्छा M नहीं है, यहाँ पे पता चल गया ना M नहीं है, और कोई कंडीशन थी भाई जिसका हम यूज़ कर पाए यहाँ पे, है ना। और कोई कंडीशन, अगर H होता है तो N होता है, H को अगर लेते हैं तो N आता ही है। अगर N नहीं आया ना, हमें पता है, तो H नहीं ही आया होगा, क्योंकि अगर H लिया है तो N को लेना कंपलसरी है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें, है ना। H अगर लिया होता तो N को लेना कंपलसरी था, पर N नहीं है, दैट मीन्स H नहीं आया होगा। तो ये पता चलता है यहाँ से कि H भी नहीं है। अब देखिए, तो इसका मतलब 3 गर्ल्स तो मिल गई हमें, 2 कैंसिल होगी ना, 5 में से 3 गर्ल्स तो मिल गई, G, I और K, ये 3 तो है ही है ना, ये तीनों तो भाई है ही है। अब हम देखते हैं ना, तो GI K में से और कोई डाटा कहीं पे ऐसा तो कुछ, हाँ ये रहा ना KNR, है ना, यानी कि अगर K आया है तो R को लेना है, इसका भी यूज़ कर लेते, K अगर उधर आया है तो इधर R को भी लेना है ना, ये भी हो गया। क्लियर है? ऑलराइट, अब कौन सा डाटा था भाई, PNQ को साथ में ही लेना है। अब देखिए टोटल लेने कितने, 3, ये 2 को तो लेना नहीं है, तो बाकी कितने बचे, OPQR, 4 में से 3 लेना है, यानी एक को ही छोड़ना है। एक को छोड़ना है तो PNQ दोनों को तो छोड़ नहीं सकते, और दोनों में से एक ले नहीं सकते, तो दोनों को साथ में ही लेना पड़ेगा, यानी कि O को नहीं लेना है। O नहीं लेना है तो N नहीं लेना है, उसकी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। तो बेसिकली 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स सब पता चल गए, यानी कितने की पता चल गई, कौन कौन है, 6 के 6 लोग हमें पता चल गए कि कौन कौन है। इतनी कंडीशन के ऊपर से हमें 6 के 6 के बारे में पता चल गया। समझ में आ रहा है किस तरह सोचना है। तो ये सोचना तो ठीक है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था ऐसे सिंबल्स, क्योंकि होता क्या है, आपके इसके नीचे नीचे भी क्वेश्चन होंगे, है ना। अभी एक क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 क्वेश्चन हो एक के ऊपर से। तो हर वक्त आपको पूरे का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, और ये फटाफट आप इसके ऊपर से समझ जाए, इसके लिए उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। क्लियर है? फाइन। सो आई होप वी आर गेटिंग दिस। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने ये सभी, है ना, सभी के सभी जो स्ट्रेटजीज थी उसको देख लिया। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे ये सिंबल वाला देखा, अच्छा यहाँ पे मैंने ये खाली रखा था, पर हमने यहाँ पे ही कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो सिंबल वाला फंडा क्लियर हो गया भाई, हमारे 5 के 5 स्ट्रेटेजी अभी हमारे लिए दिमाग में क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है 6th, यानी कि प्रैक्टिस। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड रीजनेबल, क्योंकि प्रैक्टिस भाई कितनी करे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर प्रैक्टिस कितनी करे, करते ही जाए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, तो कितनी प्रैक्टिस करें। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जितनी मैं देता हूँ दैट शुड बी सफिशिएंट। यानी आपको करना क्या है, मैं हर एक, अभी तो ये स्ट्रेटेजी चल रही है, तो मैंने अभी कोई प्रैक्टिस नहीं दी है, इस वीडियो के साथ लिंक में डिटेल में कोई लिंक नहीं डाली, पर इसके बाद जब हम अप्लाइड क्वेश्चन, रियल एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हर एक के साथ मैं एक आपको लिंक दूंगा। वीडियो की डिटेल्स में आपको एक लिंक मिलेगी, और उसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगी। वो प्रैक्टिस बहुत ही इनफ है, और उसके बाद एक टेस्ट भी लास्ट में मैं दूंगा आपको,
तो हर एक के साथ आपको टेस्ट मिलेगी और दैट शुड बी सफिशिएंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। मेरे ये क्वेश्चंस आपने किए, उसके बाद वो प्रैक्टिस टेस्ट कर ली, उसके बाद आपने एक और टेस्ट जो मैं लास्ट में दूंगा वो भी कर ली, उसके बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है। यानी कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना मॉक टेस्ट, उसके साथ तो सब क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको सिर्फ देखना है, उससे पहले कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रीज़नेबल क्या है उसी हिसाब से मैं आपको दूंगा, और उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको भाई रीज़नेबल के लिए हो सकता है काफ़ी लोग को जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है और कोई दिक्कत ही नहीं है, वो क्वेश्चन अपने आप बन रहे, तो उसमें जो प्रैक्टिस शीट है उसको भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो रीज़नेबल का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। एक बार कॉन्फिडेंस बन जाता है फिर उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ें करनी है, लास्ट में मॉक टेस्ट में तो वापस देखना ही है, तो रिवीजन तो होने ही वाला। फाइन, तो ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप नाउ यू आर ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अप्लाइड क्वेश्चंस, और वो भी लेवल टू लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से हम क्वेश्चंस देखेंगे, और वो भी टाइप वाइज, जिससे कि आपको पता चले कि अच्छा जो कंपैरिजन ऑफ रैंक्स इस तरह करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह, और हर एक के क्वेश्चंस देखेंगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, रीजनेबल लेकिन रीजनेबल, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, है ना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, फटाफट कर दीजिए शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इस पेज पे, और मैंने एक डिटेल में यूट्यूब की लिंक दी है, तो आप वहाँ पे भी चले जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग।